हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आप सभी का संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मेडीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 11 विषय आपका हिंदी, ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए और विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों ही विद्यार्थियों के लिए है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित हिंदी खंड का काव्य भाग है और काव्य भाग में पाठ 7वां है। ये 7वें पाठ के अंतर्गत शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति महाकवि भूषण जी का है और ये भाग एक इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपके हिंदी में जो खंड का काव्य भाग है, काव्य भाग के सभी पाठ के वीडियोस बन चुके हैं और सभी पाठों को विधिवत आपको पढ़ाया जा चुका है। आज हम आपको विशेष रूप से महाकवि भूषण जी का जो जीवन परिचय है, इनका साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए पूरे मन के साथ, प्रसन्नता के साथ आप सभी ने जुड़ना है। और आज विशेष रूप से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है महाकवि भूषण जी का। महाकवि भूषण कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान माने गए हैं। तो आइए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और इनका जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक परिचय पर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, स्मरणीय कुछ ये तथ्य हम आपके सामने दे रहे हैं। इन तथ्यों को जरूर याद करना है और इसको स्मरणीय मतलब याद करना, आप सभी को याद होना चाहिए। तो जैसा कि कहा, पुस्तक स्था तो यह विद्या, कहा जाता है कि पुस्तक स्था तो यह विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत धनम। यदि आपको किताबों में लिखी हुई विद्या, कहा जाता है कि किताबों में लिखी हुई विद्या और पराए हाथ में गया हुआ आपका धन जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता है। इसलिए हमें अपना धन अपने पास और विद्या को भी मस्तिष्क में याद रखना चाहिए। ये जब तक आप किताबों में लिखी हुई विद्या, कई हमारे विद्यार्थीगण इस बात को दिमाग में रखते हैं कि नहीं, हम केवल कॉपियों में लिख लें और किताबों में हर चीज लिखा हुआ है और इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनमें नासमझी है और याद करना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं महाकवि भूषण जी को। इनका जन्म देखिएगा, संक्षेप में दिया गया है। जन्म संवत 1670 ईस्वी अर्थात सन 1613 ईस्वी। संवत है 1670 और सन 1613 ईस्वी है। इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1772 ईस्वी और मृत्यु सन जो है 1715 ईस्वी। 1613 में, सन 1613 ईस्वी में जन्म हुआ, सन 1715 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। जन्म स्थान यदि आपसे पूछा जाता है तो संक्षेप में आप याद कर लें, जन्म स्थान इनका तिकोवापुर है। रत्नाकर त्रिपाठी जी इनके पिताजी का नाम था और ये आश्रय प्रदाता थे। देखिएगा, चित्रकूट के राजा, इनके जो आश्रय प्रदाता, जिन्होंने इनको आश्रय दिया है अर्थात अपने पास रखा, चित्रकूट के राजा रुद्रराम ने भूषण की उपाधि इन्हें प्रदान की थी। चित्रकूट के राजा थे वो और ये भूषण जी, रुद्रराम जी, तो रुद्रराम जी ने इनको भूषण की उपाधि प्रदान की और शिवाजी तथा छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। व्यक्तिगत देखिएगा, इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। रीति काल में वीर रस की कविता और राष्ट्रीयता की भावना मुखर करने वाले थे। भाषा, इनकी ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। भाषा पर अधिकार, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्राकृत, अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी आदि अनेक भाषाओं की शब्दों का प्रयोग किया है। शैली में आपने कविता शैली, सवैया शैली, मुक्तक काव्य शैली, शब्दालंकारों की झंझट में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। और रचनाएं इनकी शिवाभूषण, शिवराजभूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये इनका प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको इनके जीवन परिचय है और साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं से दिए गए हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, जब तक आप विस्तार से याद नहीं करते हैं। देखिएगा, हमें इसे 80 शब्दों से इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जब भी आपको लिखना को आएगा तो ये 5 नंबर का प्रश्न आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो कैसे आप लिखेंगे, जब तक आप इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके नहीं पढ़ेंगे, याद करेंगे, तब तक आप 80 शब्द कैसे पूरा करेंगे। तो देखिए, ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा, भूषण का जीवन परिचय बताते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
तो ये सबसे पहले जीवन परिचय संक्षेप में ही दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और काव्यगत विशेषताएं भी आगे दी गई हैं। ये वीर रस, देखिए जीवन परिचय में आप सबसे पहले जानेंगे वीर रस के सशक्त कवि महाकवि भूषण, आप इनको महाकवि भी कहा जाता है। तो वीर रस के सशक्त कवि भूषण का जन्म कानपुर के निकट में तिकवापुर अर्थात त्रिविक्रमपुर, ये त्रिविक्रमपुर जिसे तिकवापुर पहले कहते थे, आज का पहले का नाम था त्रिविक्रमपुर नामक गांव में संवत 1670 विक्रमी में इनका जन्म हुआ था। अर्थात 1600, इसके पहले देखिए हमने आपको बताया ये 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। महाकवि भूषण ने इनके कई अन्य भाइयों में चिंतामणि और मतीराम आदि भी सर्वश्रेष्ठ कवि ही थे और घर का वातावरण साहित्यिक वातावरण था। अर्थात इनके यहाँ देखिएगा बड़े भाई और चिंतामणि और मतीराम जी ये भी एक अच्छे कवि थे, श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो महाकवि भूषण जी भी अच्छे कवि रहे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, इनके यहाँ पठन पाठन बहुत अच्छा होता था। तो शिवाजी एवं महाराज छत्रसाल के दरबार में रह करके महाकवि भूषण ने सम्मान प्राप्त किया। इन राजाओं के जो यशोगान थे, यशगान राजाओं के पास रह करके उनकी प्रशंसा करते थे। यश माने उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान का गान करते थे तथा पुण्य चरित्र रूपी सुरसरी, ये सुरसरी कहा जाता है जिसे गंगा नदी में अवगाहन कर आपकी वाणी पवित्र हुई। अर्थात राजाओं का यशगान करके इनकी वाणी जो है वो अमर हो गई। अगर ये किसी राजा का न करके किसी अन्य का गान करते तो हो सकता है इतनी प्रशंसा इनको न मिल पाती। तो राजाओं के पास रहना चाहिए, मंत्रियों के पास और अच्छे लोगों के पास रह करके उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, इससे आपको शिक्षा मिलती है। तो इन्होंने किस तरीके से अपनी प्रशंसा को जो प्राप्त किया है वो राजाओं महाराजाओं के दरबार में रह करके उनकी प्रशंसा करते थे और आपकी प्रतिभा बहुमुखी थी। बहुमुखी अर्थात विशिष्ट, हर क्षेत्र में इनको ज्ञान था। भूषण ने कविता कामनी को रीतिकाल के विलासिता रूपी पंख बने होता है कीचड़, विलासिता रूपी पंख से निकाल करके राष्ट्रीय और स्वाभिमान की आदर्श भूमि पर खड़ा किया था। संभवतः ये देखिए संवत 1772 ईस्वी में ये ओजस्वी व्यक्तित्व सदा के लिए विलीन हो गए थे। अब छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि ये किस रस के कवि थे, तो आप बताएंगे वीर रस के कवि थे। वीर रस के कवि थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर के निकट तिकवापुर नामक अर्थात त्रिविक्रमपुर नामक गांव में संवत 1670 विक्रमी अर्थात सन 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और भूषण जी के और बड़े भाई जो थे उनका क्या नाम था? तो आप बताएंगे चिंतामणि और मतीराम थे, वो भी एक श्रेष्ठ कवि थे। इनके घर का वातावरण कैसा था? तो आप बता सकते हैं इनके घर का वातावरण बहुत ही साहित्यिक था। शिवाजी किसके दरबार में रहा करते थे? तो आप बताएंगे महाराजा छत्रसाल के दरबार में रह करके। शिवाजी एवं ये महाकवि भूषण जी कहाँ रहते थे? तो आप बताइए महाकवि भूषण जी शिवाजी एवं महाराजा छत्रसाल के दरबार में सम्मान प्राप्त किया था और इन राजाओं का यशोगान करते थे। महाकवि भूषण ने कविता कामनी को रीतकाल के विलासिता रूपी पंख से निकाल करके राष्ट्रीय और स्वाभिमान की आदर्श भूमि पर इन्हें खड़ा किया और संवत 1772 ईस्वी में ये ओजस्वी व्यक्तित्व सदा के लिए विलीन हो गए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझाना था कि या तो इनका संवत में लिखिएगा, संवत और सन दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद करना है। देखिए जैसा कि पूर्व में हमने आपको संवत 1670 ईस्वी ये सन था और सन 1613 ईस्वी, संवत 1670 एवं सन 1613 और इनका मृत्यु जो थी वो संवत 1772 अर्थात सन 1715 ईस्वी। इन दोनों को दोनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा। सन ज्यादातर याद करते हैं तो सन में ही याद कर लीजिएगा, आपके लिए
श्रेयस्कर रहेगा। और महाकाव्यभूषण जी की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। देखिए, सबसे पहली रचना इनकी है शिवराज भूषण और दूसरी रचना है शिवा पावनी, छत्रसाल दशक। ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। आपसे एक-एक नंबर के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते थे कि शिवराज भूषण किनकी रचना है, तो या शिवा पावनी या छत्रसाल दशक। देखिए, जिन महाराजाओं के आश्रय में आप रहे महाकाव्यभूषण जी, देखिएगा शिवराज जी के शिवाजी के और छत्रसाल जी के दोनों के आश्रय कवि कहलाए हैं और दोनों के यहाँ इन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। तो दोनों की इन्होंने शिवा पावनी और छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी भूषण उल्लास और दूषण उल्लास और दूषण उल्लास, भूषण हजारा, इनकी 3 और रचनाएं जानी जाती हैं, लेकिन जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, अर्थात बहुत खोजने के पश्चात भी ये 3 रचनाएं अर्थात भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये 3 रचनाएं आज तक मिल नहीं पाई हैं। तो ये 3 प्रमुख इनकी रचनाएं रही हैं। आइए संक्षेप में अब इनका काव्यगत विशेषताओं पर देखिए। 80 शब्दों में आपको लिखना है, तो 80 शब्दों के ये लगभग ही आपको दिया गया है। भाव पक्ष, काव्यगत विशेषताएं जब आप अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले भाव पक्ष और भाव पक्ष के बाद आप कला पक्ष का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो पहले भाव पक्ष में देखते हैं कि देखिए, राष्ट्रीयता की भावना इन्होंने मुखर की है। महाकाव्यभूषण जी की काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी राष्ट्रीयता है। यद्यपि रीत काल के अन्य कवियों की भांति ये भी राजाश्रित कवि थे, राजा लोगों के आश्रय में रहते थे और इन्होंने भी अपने आश्रयदाताओं का यशोगान किया है। यशोगान मतलब उनकी प्रशंसा की है, परंतु इनकी मनोवृत्ति उनसे भिन्न रही है। रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति इनकी जो मनोवृत्ति थी वो भिन्न रही। इन्होंने वीर रस से अर्थात वीर शिवाजी तथा छत्रसाल को हिंदू संस्कृति के रक्षक के रूप में देखा है और इसीलिए उन्हें अपने काव्य का नायक बना करके उनकी प्रशस्ति की है, मैंने प्रशंसा की है, बड़ाई की है। महाकाव्यभूषण की कविताओं ने संपूर्ण राष्ट्र को चेतना प्रदान की है। देखिएगा, भूषण जी की कविताओं ने संपूर्ण राष्ट्र को चेतना प्रदान की। उनकी रचनाओं की यही विशेषता उनको राष्ट्रीय कवि होने के लिए बाध्य करती है। तो आपने जैसा कि देखा कि भाव पक्ष के अंतर्गत राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा युग का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है। तो ये 2 प्रमुख चीजें आपको याद रखना अनिवार्य है और हेडिंग डाल के अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार सजा करके जैसा इसमें दिया जाता है आपको बना करके हम इसकी PDF भी आपको वीडियो के साथ देते हैं और इसी में प्लेलिस्ट भी देते हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत अर्थात इस वीडियो पाठ से संबंधित कितनी वीडियो बनी हुई है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आइए, दूसरा पॉइंट है इनका भाव पक्ष के अंतर्गत। पहला देखिए, आपने जान लिया कि राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है युग का प्रतिनिधित्व। महाकाव्यभूषण ने अपने युग के संघर्ष का सुंदर चित्रण किया है। औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन करते हुए इन्होंने भारतीय राजपूतों को आपसी वैमनस्य की ओर भी संकेत किया है कि किस प्रकार से राजपूत लोग एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की भावना में या आपसी वैमनस्यता में किस तरह से लड़ रहे थे, कैसे कैसे विचार थे एक दूसरे के प्रति। ये देखिएगा, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे। ये आपसी फूट का परिणाम है जिससे पूरा हिंदुस्तान ये हिंदू टूट रहा है, अर्थात खंड खंड होता जा रहा है। भूषण ने विदेशी शक्तियों का सर उठाने का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि शिवाजी ने अपने बल से इन सबको आतंकित किया था। किसने किया था? शिवाजी ने। देखिए, तेरी धाक ही ते नित हवसी फिरंगी और विलायती बिलंदे करें बारिधि बिहरनो। महाकाव्यभूषण इस प्रकार भूषण ने अपने युग का प्रतिनिधित्व भी किया है, अर्थात इन्होंने विदेशियों और भारत के जो छोटे छोटे राजा लोग थे, राजपूत लोग थे, आपस में झगड़े में आपसी विवाद में उलझे रहते थे और विदेशी लोग यहाँ पर किस तरीके से अपने पैर पसार रहे थे, इसका भी संकेत किया और जनजागृति की है।
आइए इसी के साथ अब इनका ये तीसरा पॉइंट है आपके लिए, वीर रस के प्रधान कवि। तो ये भाव पक्ष के अंतर्गत ही है। महाकवि भूषण जी ने के काव्यों की दूसरी विशेषता रही कि वीर रस की अभूतपूर्व व्यंजना हुई है। वीर रस के उद्दीप्त करने वाले संपूर्ण तत्व इनकी रचनाओं में विद्यमान हैं। अनेक पद्यों में शिवाजी की वीरता और उनका मुगलों पर आतंक बहुत प्रभावशाली रूप में चित्रित हुआ है। जैसे गरुण को दावा जैसे नाग के समूह पर गरुण को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सरताज को। यहाँ युद्ध का बहुत सजीव चित्रण करने में सफल रहे हैं। युद्ध में छत्रसाल की बर्छी का कमाल कितना सुंदर यहाँ पर किया था। भुज भुज केस की वे संगनी भुजंगनी सी, खेद खेद खाती थी है दरुन दलन के। किस तरह से दौड़ दौड़ करके ये उनके साथ उनकी जो भुजंगनी के समान संगनी भुजंगनी सी, भुजंगनी अर्थात जिस प्रकार नागिन की तरीके वो दौड़ दौड़ करके और शत्रुओं को, बड़े बड़े विशाल का जो शत्रु थे उन सेनाओं के जो योद्धा थे उनको काटते थे। अन्य रसों का भी आपने प्रयोग किया है। महाकवि भूषण ने वीर रस के सहकारी रसों के रूप में जैसे भयानक रस है, रौद्र रस है, इसकी भी सुंदर यहाँ व्यंजना की है। इसके अतिरिक्त विभत्स रस, करुण रस और श्रृंगार रस के वर्णन में भी यत्र तत्र इनके वर्णन मिलते हैं। आप देखिए शिवाजी के क्रोध का वर्णन करते हुए कवि ने रौद्र रस का सुंदर रूप यहाँ प्रस्तुत किया है। रौद्र रस सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबो के जोगो, अकीनो न सलामत न बचन बोले सियरे। ये बहुत सुंदर चित्रण आपका रौद्र रस का उदाहरण है। और इस प्रकार से आपने महाकवि भूषण जी की जो प्रमुख इनका भाव पक्ष था, और भाव पक्ष के साथ आज हम अब आपको कला पक्ष में बताएंगे कि देखिए पीडीएफ बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, तो इसको भी देख लेंगे। आइए सबसे पहले अभी आपने जो भाव पक्ष का अध्ययन किया है, देखिए भाव पक्ष के आपके 4 पॉइंट हमने आपको बताए। राष्ट्रीयता की भावना, युग का प्रतिनिधित्व, देखिए राष्ट्रीयता की भावना को मुखर किया है और युग का प्रतिनिधित्व भी आचार्य भूषण जी ने, महाकवि भूषण ने किया। और वीर रस की प्रधानता रहे इनकी रसों में, और अन्य रसों का भी आपने समावेश किया है। इसी के साथ आइए कला पक्ष में। कला पक्ष के अंतर्गत सबसे पहले हम भाषा शैली पर अध्ययन करेंगे। महाकवि भूषण की जो भाषा थी वो ब्रज ही थी, किंतु उसमें परंपरा ब्रज भाषा का माधुर्य नहीं, ओजपूर्ण की ही प्रधानता रही। और इनके काव्य में आंचलिकता भी आरोपित दिखलाई पड़ती है। भूषण ने आवश्यकता अनुसार अरबी, फारसी, तुर्की और बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी दिखलाई पड़ती हैं। आवश्यकता अनुसार उन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ कर भी प्रस्तुत किया है। भूषण की भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियां का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। भूषण की शैली और उनके काव्य के अनुकूल रस की ओजपूर्ण शैली है, जिसमें व्यंग भी यत्र तत्र दिखलाई पड़ते हैं। और काव्य शैली में जितनी सजीवता और चित्रोपमता है कि पाठकों के समक्ष उसका चित्र सा प्रस्तुत होता है। रसचंद अलंकार में देखिए कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, रसचंद अलंकार अध्ययन किया जाता है। तो महाकवि भूषण की कविता प्रधानता वीर रस की रही है, और फिर भी जहां तहां उसमें विभत्स और रौद्र रसों का भी वर्णन हुआ है। कहीं कहीं अद्भुत और श्रृंगार रसों का भी चित्रण हुआ। भूषण की श्रृंगार संबंधी कुल 11 रचनाएं हैं। हाँ, 11 रचनाएं हैं। और महाकवि भूषण का मुख्य छंद कवित्व और सवैया रहा है। इन्होंने कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त महाकवि भूषण ने अपनी रचनाओं में छप्पय, हरिगीतिका, मालती, दोहा, सोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है, जिनका काव्य विषय के अनुकूलता को ध्यान में रख करके किया गया है। भूषण की काव्य में प्रायः अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, साथ में संदोहा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकारों का भी आपने सुंदर प्रयोग किया है। इनका साहित्यिक महत्व भी कभी कभी पूछा जाता है कि महाकवि भूषण जी का साहित्यिक परिचय, वो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत साहित्यिक महत्व भी लिखा जाता है।
महाकवि भूषण ने सर्वप्रथम काव्य में राष्ट्रीयता और युग चेतना का स्वर मुखरित किया। अपनी रचनाओं से हिंदू जनता की खोई हुई शक्ति को जगाया है। इस दृष्टि से उनका जो साहित्य में विशिष्ट स्थान है। और भूषण राष्ट्रीय संगठन के पक्षपाती तथा अमानवीय व्यवहारों के घोर विरोधी थे। उन्होंने निराशा और मृतप्राय हिंदू जनता में आशा का संचार भी किया है। प्रायः इस प्रकार महाकवि भूषण एक युग प्रवर्तक महाकवि और उनका हिंदी के में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। ये इनका साहित्यिक महत्व रहा। और आपने देखिए इस प्रकार से महाकवि भूषण जी का ये कला पक्ष, भाव पक्ष और ये दोनों ही आपने अध्ययन किया। इनका जीवन परिचय भी आपने अध्ययन कर लिया और संक्षेप में जीवन परिचय जो इनका संचय स्मरणीय तथ्य रहा, इसको जरूर याद कर ले और इसी के आधार पर आपको नोट करना चाहिए। ये आपके लिए 5 अंक मतलब 2 प्रश्न इसमें से आपको पूछे गए हैं। 3 भूषण जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, भूषण जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, महाकवि भूषण का काव्यगत विशेषताएं, महाकवि भूषण जी की काव्यगत विशेषताएं। ये 3 प्रश्न बनते हैं और ये तीनों प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ दिए गए हैं। तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा और यदि कहीं इसमें असुविधा समझ में आती है तो जरूर आप हमें कमेंट दीजिएगा ताकि हम इसका सुधार कर सके। यदि आपको और इससे संबंधित आपका जो भी पाठ्यक्रम शेष रह गया है वो लगभग सभी पाठ हमारे द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं। जिस किसी वीडियो में आपको असुविधा हो रही हो उसको जरूर कमेंट के माध्यम से या व्यक्तिगत हमारा उसमें फोन नंबर भी दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से आपके सुझाव हम आमंत्रित करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, हम उसमें सुधार भी करेंगे। इसी के साथ सभी बच्चों से हमारा यह आग्रह है कि इसको जरूर तैयार कर ले और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ रहा और इस पाठ पर पाठ भी हम आगे पढ़ाएंगे और उस पर पाठ पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका व्याख्या भी और शब्दार्थ भी और उनकी काव्यगत विशेषताएं भी हम आपको काव्य सौंदर्य भी बताएंगे। तो इसी के साथ ये आज की जो क्लास रही आज यही हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक सभी बच्चे आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।